विद्यार्थियों और मेरे साथी प्राध्यापकों, मैं डॉक्टर गोवर्धन यदु, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, शासकीय राज्योलोचन महाविद्यालय राजिम, आज आपके समक्ष परावैद्युत माध्यम के ऊपर एक वीडियो लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में ऋण आवेशित कण और उसके मध्य में एक धन आवेशित नाभिक पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गतिशील होते हैं उन्हें नाभिक से बाहर नहीं निकाला जा सकता, जबकि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बाहर की कक्षाओं में विचरण करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, उन्हें हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संज्ञा भी देते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही पदार्थों को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। उनमें से पहला भाग है जिसे हम चालक कहते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, उसमें आवेश वाहक बहुत अधिक होते हैं, चालकता बहुत अधिक होती है और यदि इसे आवेशित किया जाए तो आवेश पूरे सतह पर सममित रूप से फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए हम चांदी, तांबा, एल्युमिनियम को लेते हैं जिसमें बहुत अधिक चालकता होती है, बहुत अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार पदार्थ का दूसरा जो भाग है वो विद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ कहलाता है, जो कि आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक भी है। यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें नगण्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं के बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये पदार्थ जो हैं वह आवेशित करने पर आवेशों को एक समान रूप से पदार्थ पर वितरित नहीं करते, बल्कि किसी एक बिंदु पर आवेश का संग्रहण हो जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं लकड़ी, मोम, एबोनाइट, ये सब परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ का तीसरा भाग जो है वह कहलाता है अर्धचालक। इसमें ना तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चालकता इससे प्रदर्शित हो सकती है। अति निम्न तापों पर और सामान्य ताप पर इसमें चालकता नहीं दिखाई देती, लेकिन उच्च तापों पर चालकता दिखाई देती है। प्राकृतिक रूप से हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को यदि देखें तो इनमें चालकता पाई जाती है और इनमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी दिखाई देते हैं। परावैद्युत पदार्थ जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाता है या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की तरह हम इसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि इस पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वहाँ से यह आवेशों का संग्रहण कर लेता है। कोई भी परावैद्युत पदार्थ कुचालक हो सकता है, लेकिन कोई भी कुचालक परावैद्युत पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ में आवेश का वितरण समान नहीं रहता और इसमें जो धन आवेशित और ऋण आवेशित कण होते हैं वो इतने तीव्र आबंध बल से बंधे होते हैं नाभिक के साथ कि इन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। अर्थात यह पदार्थ जो है असममांगी और असमदैशिक, नॉन होमोजीनियस, नॉन आइसोट्रोपिक होते हैं, लेकिन हम इस अध्याय में परावैद्युत पदार्थ को सममांगी और समदैशिक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है, अर्थात परमाणु के मध्य में जो नाभिक होता है वह धन आवेशित होता है और इसकी सम्मिति उसके चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की सम्मिति के लगभग बराबर होती है, अर्थात इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 के बराबर होता है। आगे के हम चर्चा में द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में और व्याख्या करेंगे। परावैद्युत पदार्थ का जो प्रमुख पैरामीटर है वह परावैद्युतांक कहलाता है, जिसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम पहले परावैद्युत पदार्थ के चित्रात्मक भाग को देखते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि परावैद्युत पदार्थ जो है धन और ऋण बद्ध आवेशों से मिलकर बना है और यह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते और इनका वितरण भी असमान रूप से पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनका ध्रुवण कैसे होता है, इनका पोलराइजेशन कैसे होता है, क्योंकि यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस परावैद्युत पदार्थों में। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस परावैद्युत पदार्थ के जो धन और ऋण आवेशित कण हैं वह ध्रुवित होना शुरू हो जाते हैं, अर्थात अपनी माध्य स्थिति, अपनी साम्यावस्था स्थिति से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनकी साम्यावस्था दूरी बढ़ जाती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि यह जो चित्र है वह
परावैद्युत पदार्थ के धन और ऋण आवेशितों के युग्मों को बता रहा है बिना विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। अब देखेंगे हम जब विद्युत क्षेत्र E0 लगाते हैं तो जो धन और ऋण आवेशित कण हैं वो अपनी साम्यावस्था से तनिक विस्थापित होगा। यह विस्थापन जो है वह विद्युत और यांत्रिकी रूप से हो सकता है। जब दो आवेश अपने साम्यावस्था में परिवर्तन करते हैं और अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हैं तो वह आघूर्ण को दर्शाते हैं। चूंकि यह दो आवेशों से मिलकर बना इसका कारण द्विध्रुव है और चूंकि इसमें इनके साम्य स्थिति से परिवर्तन हो रहा है या आघूर्ण को प्रदर्शित करें, इस कारण हम कह सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह द्विध्रुव आघूर्ण को बता रहा है। और चूंकि यह आघूर्ण जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है इस कारण हम इसे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण भी कह सकते हैं। और यह जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वह लगाए गए विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इस समीकरण की सहायता से उसको अच्छे से देख सकते हैं। जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह एक सदिश राशि होती है, अर्थात P का निर्धारण हम इस समीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं। P = Q × R, जहाँ पर Q जो है उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है और R जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी है। अब हम आगे चलते हैं, अध्रुवी और ध्रुवी अणु के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्रुवी अणु ऐसे अणु होते हैं जिनका धन आवेशितों का केंद्र ऋण आवेशितों के केंद्र के लगभग संपाती होता है, अर्थात अध्रुवी अणुओं का कुल द्विध्रुव आघूर्ण लगभग शून्य बना रहता है। जैसे हम देखते हैं कि H2O2N2 ये अध्रुवी अणु के उदाहरण हैं और इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह लगभग 0 है। आघूर्ण शून्य है। उसी प्रकार हम ध्रुवी अणुओं के बीच के बारे में भी देख लेते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि HCl NH3 ये ऐसे अणु हैं जो अध्रुवी अणु कहलाते हैं, अर्थात इनका धन आवेशितों का केंद्र ऋण आवेशितों के ध्रुवीय अणु है। HCl NH3 इनका धन आवेशितों का केंद्र ऋण आवेशितों का केंद्र जो है एक दूसरे के संपाती नहीं होता, अर्थात यह ध्रुवण को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण कोई एक निश्चित राशि के बराबर पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देख रहे हैं यहाँ पर HCl और NH3 को। अब हम चलते हैं परावैद्युत पदार्थ भरा समानांतर प्लेट संधारित है। यह टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ समानांतर प्लेट संधारित के विद्युत क्षेत्र को, उसके विभवांतर को, उसकी स्थितिज ऊर्जा को, उसके धारिता को किस प्रकार से परिभाषित कर सकता है, किस प्रकार से उसमें रिलेशन दिखाई दे सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले समानांतर प्लेट संधारित। समानांतर प्लेट संधारित जो है दो प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से एक प्लेट जो है धन आवेशित और दूसरा प्लेट जो है ऋण आवेशित होता है। अब जब हम परावैद्युत पदार्थ को इस समानांतर प्लेट संधारित के बीच में रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ के जो धन आवेशित कण हैं वह इस प्लेट के ऋण आवेशितों की ओर संग्रहित होना शुरू हो जाते हैं, अर्थात B की ओर संग्रहित होना शुरू हो जाएंगे, जबकि परावैद्युत पदार्थ के ऋण आवेशित अणु जो हैं वह प्लेट A की ओर एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे, अर्थात धन और ऋण आवेशितों का विस्थापन विपरीत आवेशों के प्लेटों की ओर होना शुरू हो जाता है, अर्थात ये ध्रुवित हो जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो समानांतर प्लेट संधारित था उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर थी और उसका परिणाम E0 था। जब परावैद्युत पदार्थ उस पर रखा गया तो वह ध्रुवित हो गया, उनमें आवेश जो हैं वह विपरीत आवेशों के प्लेटों की ओर आकर्षित होना शुरू हुए, जिसके कारण उनमें भी एक विद्युत क्षेत्र निरूपित हो गया जिसको हम EIN से प्रदर्शित कर रहे हैं। EIN जो है परावैद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर
कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत पदार्थ रखने पर जो है वह E0 माइनस EIN के बराबर हो जाएगी। की तीव्रता E0 माइनस EIN के बराबर हो जाएगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र का परिणाम जो है कम हो जाएगा। अब हम उन स्थितियों पर भी चर्चा करते हैं जिससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि इस समानांतर प्लेट संधारित्र और परावैद्युत पदार्थ की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके विभवांतर में क्या परिवर्तन हो रहा है और इसी धारिता में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो पहली स्थिति में हम जब देखते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र को विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद अर्थात आवेशित करने के बाद हम उस बैटरी को वहां से हटा देते हैं। उसके उपरांत चूंकि अब समानांतर प्लेट संधारित्र आवेशित हो चुका है, उसके उपरांत हम यदि परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक मान लो K है को हम रखते हैं, तो हम यह देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 से घटकर E0 बटा K हो जाती है। E0 से घटकर E0 बटा K हो जाती है। उसी प्रकार विभवांतर पहले V0 था, वो भी घटकर V0 बटा K हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा U0 से घटकर U0 बटा K हो जाएगी, लेकिन धारिता C0 से बढ़कर K टाइम्स C0 हो जाएगी। अर्थात परावैद्युत पदार्थ को समानांतर प्लेट संधारित्र पर रखने के पश्चात हम देखते हैं कि जो E0 था अर्थात समानांतर प्लेट संधारित्रों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें कमी आ गई। उसी प्रकार जो विभवांतर V0 था वो उसमें भी कमी आई, स्थितिज ऊर्जा में भी कमी आई, लेकिन धारिता इस परावैद्युत पदार्थ की धारिता में K गुना वृद्धि हो गया, मतलब परावैद्युतांक K गुना C0 का मान धारिता ने प्राप्त कर लिया। ये पहली स्थिति थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। स्थितिज ऊर्जा में कमी जो है इस परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करने में व्यय हो गई है। दूसरा केस हम लोग देखते हैं जब समानांतर प्लेट संधारित्र को हम बैटरी से आवेशित करते हैं और उस आवेशन की प्रक्रिया के दौरान ही समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि धारिता पुनः C0 से बढ़कर C0 टाइम्स K हो जाती है, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V0 ही बना रहता है, मतलब V0 जो पहले था वही बना रहेगा, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा है वह भी K गुना ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों स्थितियों में हम देखते हैं कि धारिता का मान बढ़ता है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ की धारिता का मान दोनों स्थितियों में बढ़ता है जब हम आवेशन की प्रक्रिया में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं और जब आवेशित करने के उपरांत अर्थात बैटरी को समानांतर प्लेट संधारित्र से अलग करने के बाद परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तो दोनों स्थितियों में परावैद्युत पदार्थ की धारिता बढ़ जाती है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण की प्रक्रिया बढ़ जा रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि U0 जो है वो K टाइम्स U0 हो रहा है, ऐसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जा रही है। यह स्थितिज ऊर्जा जो है उसे लगाए गए विद्युत क्षेत्र से प्राप्त हो रही है, अर्थात बैटरी से प्राप्त हो रही है। अब हम देखते हैं कि इस K का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं और इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात परावैद्युतांक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। परावैद्युतांक जो कि परावैद्युत पदार्थ का बहुत महत्वपूर्ण भौतिकी पैरामीटर है, और चूंकि इस परावैद्युतांक के कारण ही समानांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका विभवांतर और उसका स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन हो रहा था। तो K की 3 इक्वेशंस हैं। पहला इक्वेशन जो है वह बता रहा है
माध्यम में विद्युतशीलता बटा वायु और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात से। दूसरा जो समीकरण है वह इंगित कर रहा है ई वायु बटा ई माध्यम, अर्थात वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा जो समीकरण परावैद्युताओं का है वह धारिता से संबंधित है, जिसे हम K बराबर C बटा C0 के रूप में निरूपित कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C जो है वह माध्यम में संधारित्र की धारिता है और C0 जो है वायु निर्वात में संधारित्र की धारिता है। तो हम इन तीनों समीकरणों में देख रहे हैं कि यह एक अनुपातिक राशि है और इस संधारित्र को भी हम गणितीय रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं E0 बटा A इंटू T। यहाँ पर हम देखते हैं कि C जो धारिता है, परावर्तित पदार्थ की जो धारिता है वह A के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर A जो है वह समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है, अर्थात यहाँ पर हम गणितीय रूप में देखें कि C क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ाया जाए तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। T जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यदि इसका मान कम हो तब धारिता का मान बढ़ जाएगा। एप्सिलॉन 0 जो है वायु या निर्वात में विद्युतशीलता कहलाती है। तो आज हमने परावैद्युत पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों और तथ्यों का अध्ययन किया। आगे के इकाइयों में हम या आगे के लेक्चरों में हम वैद्युत द्विध्रुव सदिश, विस्थापन सदिश, इनके भी संबंध देखेंगे और इनसे संबंधित तथ्यों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।